कि आप लोग सब अच्छे हो। आजकल आप जानते हैं कि एक बड़ा डिबेट चल रहा है हमारी सोसाइटी में फ्रीबीज को लेके, रेवड़ी को लेके। रेवड़ी वर्सेस गच्चक जो है एक दूसरे को अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं। दोस्तों, इस डिबेट में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बहुत साधारण तरीके से समझते हैं कि जब स्टेट बना था तो व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड एट दैट टाइम द स्टेट हैड एन ऑब्लिगेशन। तो उस समय जो स्टेट है हमारा, उसका एक ऑब्लिगेशन था बेसिकली, और वो ये था कि कहीं ना कहीं स्टेट लोगों के एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए बना है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में जो स्टेट सबके सामने इमर्ज करके आया है, दैट इज़ अ स्टेट कमिंग आउट ऑफ द पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो मॉडर्न टाइम्स में दोस्तों हमारे सामने नेशन स्टेट्स आज की डेट में उभर के आए हैं, वो सारे के सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेके बने थे। तो स्टेट का मेन काम अगर हिस्टोरिकली जाने तो ये था कि भाई वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी टेरिटरी में उनका ध्यान रखेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर लोग प्रोटेक्ट होंगे एक्सटर्नल अग्रेशन से, इंटरनल अग्रेशन से, डिस्टर्बेंसेस से, तो लोग अपना पोटेंशियल खुद रियलाइज कर पाएंगे। तो स्टेट का बेसिकली काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी से जो एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन निकल रहा है वो समझिए, वो ये था कि लोग अपना पोटेंशियल सिक्योर्ड स्टेट में खुद ही डेवलप कर सकते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसके बाद जो स्टेट का रोल है एक तरीके से वो इवॉल्व हुआ। वो इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूरोपियन सोसाइटीज़ में काफ़ी डेविस्टेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके बाद स्टेट का रोल इन्हेंस इस तरीके से हुआ कि कई थिंकर्स जो थे इकोनॉमी के, कई थिंकर्स जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के थे, इन लोगों ने एक चर्चा ये शुरू कर दी कि भाई जो स्टेट है उसके रोल को एनलार्ज करना चाहिए, सवाए प्रोटेक्शन के जिसमें स्टेट नाकाम रहा है, विच हैज़ बीन प्रूवन इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। स्टेट को जो है आज की डेट में इसके ओवर एंड अबव जाकर लोगों को बेसिक वेलफेयर भी देना चाहिए। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली ये थॉट इवॉल्व हुआ कि स्टेट को एक बेसिक वेलफेयर इंश्योर करना है, तो यहाँ पर डिबेट आया कि स्टेट को पब्लिक गुड्स देने हैं। अब दोस्तों, पब्लिक गुड्स जो होते हैं ये कोई बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू नहीं है, क्योंकि जब हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान एक तरीके से बहुत ही बेसिक पब्लिक गुड हमारे सामने कहीं ना कहीं आता है। अब हमारे स्टेट में भी जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो एक तरीके से ये डिबेट आया कि भाई पब्लिक गुड हमें भी देने चाहिए। पर दोस्तों, ये जो पब्लिक गुड थे, जो रोटी कपड़ा मकान था, ये प्रोवाइड करने के लिए स्टेट ने मल्टीपल स्कीम्स बनाई। और इन स्कीम्स को बना के लोगों के तहत रोटी कपड़ा मकान, जो एक तरीके से स्टेट का ऑब्लिगेशन और एक पब्लिक गुड था, वो प्रोवाइड करने की कोशिश भी करी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि जो पब्लिक गुड एक तरीके से डिफाइन हुआ, रोटी कपड़ा मकान, वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ गुड लाइफ को कैप्चर नहीं कर पाया। फॉर इंस्टेंस, कि जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इसके सिवाय आज की डेट में जो एक दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम अच्छी इलेक्ट्रिसिटी इजीली कम दाम पे प्रोवाइड कर पाएँ, हम एक तरीके से गुड क्वालिटी एजुकेशन अपने लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ, एक तरीके से अपने लोगों को अच्छी हवा दे पाएँ जिसमें वो क्लीन एयर में सांस ले पाएँ। अब देखिए, ये गुड्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बेनिफिशियल पब्लिक के लिए हैं, बट सरप्राइजिंग बात है कि ना इकोनॉमिक्स और ना पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में, ये दोनों डिसिप्लिन में ये वाले जो गुड्स हैं दे डोंट कम अंडर पब्लिक गुड्स। तो यानी कि नॉट नेसेसरीली दैट एनीथिंग विच इज गुड फॉर द पब्लिक विल बी अ पब्लिक गुड, एंड while what may be a public good may not be that extensive enough to capture every essence of a good life। तो आई होप पहली बात तो आपको ये बेसिक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हुआ क्या है कि कई इकोनॉमिक्स के जो थिंकर्स हैं उन्होंने हमेशा ये आर्ग्यू किया है कि स्टेट को भाई एज पार्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने स्टेट के एवोल्यूशन को हमेशा से कैप्चर किया है, चेंजिंग स्टेट के नोशंस को कैप्चर किया, उन्होंने भी ये बात बोली कि हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उस समय हुआ था और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज है वो हमेशा से कांस्टेंट नहीं रहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हल्का हल्का आता रहता है बेस्ड अपॉन द चेंजिंग नोशंस ऑफ द सोसाइटी। और जैसे जैसे सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं, एक तरीके से हमें
अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनलार्ज और मॉडिफाई करते रहना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब रोटी कपड़ा मकान का डिबेट अपने यहाँ पे चला दोस्तों, तो उस समय सरकार ने स्कीमें बनाई। देखो, जब हम स्कीम बनाते हैं तो हमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझनी है, और वो ये है कि एक स्कीम बनाने से पहले बहुत ज़्यादा डिटेल्ड असेसमेंट होता है। उसमें हम लोग एक टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम स्कीम में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम स्कीम के लिए जो फाइनेंस को यूज़ करेंगे उसको रिसोर्सेज उसके लिए कहाँ से लाएंगे वो डिसाइड करते हैं। फिर हम लोग स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के दौरान कई बार मॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं हर एक स्कीम, चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना मर्जी पुअर हो दोस्तों, कहीं ना कहीं हर एक स्कीम जो है एक तरीके से सोसाइटी में कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लाती है। ऐसा कह देना कि भाई जो स्कीम है वो किसी को बेनिफिट नहीं करी, बहुत एक गलत स्टेटमेंट होगा। इट डज बेनिफिट, बट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है कैन ऑलवेज बी अ डिबेटेबल इशू कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता था या नहीं हो सकता था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक हमारी कंट्री में, इंडिया में, एक वॉइड आइडेंटिफाई किया। और वो वॉइड ये था कि कई स्टेट्स में, जैसे कि भाई रोटी कपड़ा मकान जहाँ पर स्टेट प्रोवाइड करता जा रहा था थ्रू मल्टीपल स्कीम्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये देखने की कोशिश करी कि भाई क्या हम जो वोटर्स हैं, जब उनको इलेक्शन में एक तरीके से हमें कहीं ना कहीं कन्विंस करना है कि वो हमारे लिए वोट करें, तो क्या हम उनको कन्विंस कर सकते हैं किसी और ऐसे गुड के साथ जो गुड उनके लिए रिक्वायर्ड भी हो, जो गुड उनके लिए बेनिफिशियल भी हो, और जिससे कि अगर हम प्रोवाइड करते तो कहीं ना कहीं हमारे को ही एक तरीके से वोट मिल जाए। तो यहाँ पर वो कल्चर ओरिजिनेट हुआ 1980s के आसपास, एक ये फ्रीबी कल्चर। और ये फ्रीबी के कल्चर में हुआ क्या कि कहीं ना कहीं बात होने लगी साउथ इंडियन स्टेट्स में खास करके कि भाई हम लोगों को लेट से एक टीवी प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में कई बार ये बात होती थी कि भाई अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो एक स्पेसिफिक वर्ग ऑफ द सोसाइटी जो है उसको अपन लोग टीवी प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, टीवी एक, अगर हम जनरली सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, एक हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब आप टीवी को पब्लिक गुड नहीं कह सकते क्योंकि टीवी पब्लिक गुड नहीं है, लेकिन टीवी एक ऐसा गुड ज़रूर है जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर टीवी होगी तो अवेयरनेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट के कैंपेन्स होंगे। अगर आप सोचिए कि एक मिनट के लिए कि अगर आज की डेट में हमारे पास घरों में टीवी नहीं होती, एक ऐसा सिचुएशन इन्विसाज कीजिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो कोविड रिलेटेड हम लोग सोशल प्रोटोकॉल्स हैं, कहीं ना कहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम लोग वो मैसेज उन तक कैसे पहुंचाते। तो आप इस चीज़ को समझिए कि टीवी इज़ अ गुड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, बट टीवी इज़ डेफिनेटली नॉट अ पब्लिक गुड। लेकिन वही बात है दोस्तों कि अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर एक ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको टीवी देंगे, तो वो टीवी देने से क्या होगा कि उसके लिए उसको जो फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, पहली बात उसको वो वोटर्स के सामने तो रखना नहीं है। तो टीवी अगर वो प्रोवाइड दूसरी बात करेगी भी इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो पैसा तो स्टेट एक्सचेकर का ही लेगी। यानी कि आप स्टेट का ही पैसा जो कि टैक्सेशन से आया है, एक स्पेसिफिक वर्ग को एक तरीके से एक फ्रीबी देने के लिए दे रहे हैं, वो भी बिकॉज आपका एक इलेक्टोरल प्रॉमिस था। हाँ, क्या फ्रीबी ये जो आपने दिया ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल था या नहीं था? मैंने जैसा आपको अभी बताया कि टीवी एक बेनिफिशियल चीज़ है, पर क्या ये पब्लिक गुड है? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है दोस्तों, कि इस स्थिति में जब आप एक ऐसे फ्रीबी तरीके की कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो, तो फ्रीबी में सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि क्योंकि उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग और असेसमेंट नहीं की जाती है, तो अक्सर किसी दूसरे सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी से स्टेट क्या करती है कि पैसा निकालती है, और वो पैसा निकाल के एक तरीके से ये पर्टिकुलर फ्रीबी को प्रोवाइड करती है। अब देखिए, स्टेट करना चाहे तो वो कर सकती है, पर लॉन्ग रन में हमें ये चीज़ ऑल्सो भी समझनी है कि ये लॉन्ग रन में एक तरीके से स्टेट की फिजिकल हेल्थ के लिए ऐसा सिनेरियो, ऐसा सिस्टम बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जो फिजिकल फेडरलिज्म है खास करके, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये बात हम लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी आइटम्स जो स्टेट लिस्ट में हैं उसकी वजह से स्टेट्स अपने रेवेन्यूज़ अभी तक नहीं बना पा रही बहुत ज़्यादा। इसीलिए बार बार फाइनेंस कमीशन को वो पिटिशंस करती रहती है, जब भी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है कि भाई हमें परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ना चाहिए।
और इसीलिए आप देखो कि फाइनेंस कमीशन भी हमेशा जब रिकमेंडेशंस देती है तो वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग जनरली प्रीवियस कमीशन से इंक्रीज ही करके देती है। तो यहाँ पर अब हमें केसेस भी देखने हैं। भाई फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पंजाब एज अ स्टेट की बात करते हैं, तो पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट था जब से वो क्रिएट हुआ। 1966 से उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उसको एक एग्रेरियन टैग मिल गया। तो दोस्तों होते होते 1960 से लेके 2000 तक ये होने लग गया कि पंजाब में सब्सिडी मिलने लग गई एग्रीकल्चर को, क्योंकि सारा फोकस पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये था कि भाई एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करो, एग्रीकल्चर को एक ऐसा ऑप्शन बना दो कि बंदा उसको करता ही रहे। लेकिन अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि भाई एग्रीकल्चर को हमने इतना ज़्यादा सब्सिडाइज कर दिया कि हमने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि एग्रीकल्चर की खुद की भी एक स्टेट में एक कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट होती है, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड इकोलॉजी डैमेज हो जाती है, सॉइल डैमेज हो जाता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है, जिसके बाद वो एग्रीकल्चर की जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो एक तरीके से बैकफायर करती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि पंजाब में कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे। फॉर एग्जांपल जैसे जलंधर है, गोविंदपुर है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे। अब हमने क्योंकि सारी सब्सिडी एग्रीकल्चर को दे दी, तो जितने भी ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे एक तरीके के, ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं बेचारे परेशान होने लग गए, क्योंकि इनको कोई सब्सिडी का सपोर्ट नहीं मिला, इनको कोई स्टेट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिली। इनफैक्ट पंजाब में ऐसी स्थिति हो गई थी दोस्तों 2000s तक कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करने के लिए गवर्नमेंट का जो सारा स्ट्रेस और एक तरीके से रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम था वो एक तरीके से हो रहा था फ्रॉम द इंडस्ट्रियल क्लास। तो इंडस्ट्रियल क्लास ने ग्रेजुअली हाथ खड़े कर दिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्रियल क्लास जो है नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में चली गई। आप आज की डेट में देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो बड्डी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बड्डी वाला रीजन है, सोलन वाला रीजन, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं एक तरीके से चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक तरीके से, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा हो, हिमाचल हो, दे हैव बीन द नेट गेनर्स ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम पंजाब। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फ्रीबी थिंग। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप एक बड़ा साधारण सा डिबेट जो है वो समझिए कि जब हम सब्सिडी देते हैं एक सेगमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो सब्सिडी किसी नॉन ऐसे सेगमेंट से आ रही है जिसको सब्सिडी नहीं मिलनी है, यानी कि कोई दूसरा सेगमेंट को एक प्रेशर और एक सेंस ऑफ हर्ट फील होगी होगी क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा लेके एक जगह पे सब्सिडी दी जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इस सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हाल ही में जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इन सब के बीच में अब एक नया डिबेट चलने लगा है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भाई हम एक कमेटी भी बिठाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं एंड ऑल दैट। तो दोस्तों ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक जो पॉइंट कॉमनली निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आज की डेट में मान लीजिए कि भाई कोई फ्री भी अगर देना है, तो ये बात बोली जा रही है कि लेट देम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल अ प्लान, कि एक आप एक अकाउंटिंग प्लान बताइए कि कैसे उस अकाउंटिंग प्लान से आप जो है सब्सिडीज को ये एक तरीके से फाइनेंस कर पाएंगे, इसको पूरे को, फ्रीबी को। लेकिन आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोई फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर स्टेट देना चाहती है, तो उस स्टेट के लिए एक अकाउंटिंग प्लान बना के देना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टेट बोलेगी कि देखिए भाई मैंने ये प्लान किया है कि मैं हेल्थ और एजुकेशन में एक तरीके से ये फ्री भी दूंगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर मेरे को ये देना है तो मैं इतना पैसा इस पे खर्चूंगा। अगर वो अकाउंटिंग प्लान दे देती है तो डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? आंसर इज़ नो। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि अकाउंटिंग प्लान देना एक बात है, और अकाउंटिंग प्लान में हम लोग फाइनेंसेस को लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन फाइनेंसेस को मैनेज करने के टाइम पे जो सोसाइटी में और इकोनॉमी में डिस्टॉर्शंस होते हैं, उन डिस्टॉर्शंस को आप कैप्चर नहीं कर सकते एक जगह पे। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक पंजाब का सिनेरियो बताया कि पंजाब के सिनेरियो में हमने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते गए, और यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहाँ से हुआ? नॉन सब्सिडाइज्ड सेक्टर जो था पंजाब में, जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को इतना सब्सिडाइज कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल क्लास थी उठ के भाग गई। अब अगर हम मान लीजिए एक प्लान क्रिएट भी करके दे देते इलेक्शन कमीशन के सामने बिफोर द इलेक्शंस,
तो क्या इलेक्शन कमीशन के सामने ये जो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन थी, हम क्या इसको कैप्चर कर पाते? नहीं कर पाते। तो हम क्या कर पाते? हम सिर्फ एंड सिर्फ अपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट को कैप्चर कर पाते। तो जो डिबेट अभी चल रहा है, दैट डिबेट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कि भाई आप जो है अपने फाइनेंसिंग प्लान को बताइए। यहाँ पर फाइनेंसिंग प्लान इज नॉट द इशू इज बेसिकली द इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस एंड द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द इकोनॉमी। एक बात तय है कि कभी भी अगर हम फ्री बीज देते हैं तो क्योंकि उसका डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट इकोनॉमी पे होगा ही होगा, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट होगी ही होगी। तो अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट होगी दोस्तों, तो एक चीज़ दूसरी ये भी तय है कि कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में हम लोग स्टेट की ग्रोथ को और क्यूमुलेटिवली कंट्री की ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई क्या वो गुड्स जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हैं बट थियोरेटिकली पब्लिक गुड नहीं कहलाते, तो क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को उनको प्रोवाइड करना चाहिए? तो आंसर हियर इज यस। तो यहाँ पर जो हमें बैलेंस्ड ओपिनियन लेना है दोस्तों, वो ये लेना है कि आज की डेट में वी हैव टू गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू वे ऑफ वेलफेयरिज्म। हमें ये चीज़ समझनी है कि आज की डेट में वेलफेयरिज्म को इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर अभी बेसिक एस्पिरेशंस लोगों की मीट नहीं हो पा रही हैं, हमें वेलफेयरिज्म को एनलार्ज करना है। स्टेट को अग्रेसिवली इंडस्ट्रियल क्लास को प्रमोट करना है। स्टेट को अग्रेसिवली सर्विसेज क्लास को प्रमोट करना है, क्योंकि स्टेट इंडस्ट्रियल और सर्विसेज क्लास से रेवेन्यू जनरेट करेगी और ये रेवेन्यू को जनरेट करके वो एक तरीके से डाइवर्ट करेगी लोगों के पब्लिक गुड्स की तरफ। और पब्लिक गुड्स में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं आना चाहिए, बल्कि पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत है उसको ग्रेजुअली हमें इनलार्ज करना होगा। और इनलार्ज करते करते हमें ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि वो सारे गुड्स भी जो पब्लिक के लिए अदरवाइज बेनिफिशियल हैं, लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लीन एयर हो गया, इन सब को भी स्टेट एक तरीके से इंडिया जैसी कंट्री में प्रोवाइड करे। अब अगर स्टेट ये बात बोलता है कि भाई मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन है कि मैं आपको क्लीन एयर नहीं दे सकता, कि भाई मैं हर जगह स्मॉग टावर नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर स्टेट अपना फेलियर दिखा रहा है। फेलियर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मेरे पास फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है और जो एक तरीके से आपकी सर्विसेज क्लास है, आप पॉलिसीज़ ऐसी बनाइए कि उनको ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिले। हम ये नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि आप इंडस्ट्रियल क्लास और सर्विसेज क्लास से एक्स्ट्रा टैक्सेस लीजिए, क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर आप इंडस्ट्रियल क्लास और सर्विसेज क्लास से एक्स्ट्रा टैक्सेस लेंगे तो इंडस्ट्रियल और सर्विसेज क्लास उठ के भाग जाएगी आपकी, वो पंजाब वाला सिनेरियो हो जाएगा आपके यहाँ पे। हम आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप एक पॉलिसी आर्किटेक्चर ऐसा बनाइए कि उस पॉलिसी आर्किटेक्चर से इट बिकम्स मोर ईजियर फॉर देम टू डू बिजनेस। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 2014 से जब से नई सरकार आई है, तो जब वो बार बार ये बात बोलती है कि वी वांट टू फोकस मोर ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यहाँ पर एक सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में जो खड़े होकर चिल्लाता है कि भाई तुम तो कॉरपोरेट के बिक गए हो, तुम कॉरपोरेट को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल पार्टीज की, जो दूसरी पार्टीज क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही है कि जब तक आप एक कंड्यूसिव पॉलिसी आर्किटेक्चर बिजनेस को ग्रो करने के लिए इकोनॉमी में नहीं लाओगे, तब तक आप रेवेन्यू जनरेट करके जो बेसिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने हैं, उसको इनलार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अभी ये जो रेवड़ी कल्चर वाला स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को बेसिकली हमें इस लार्जर थॉट प्रोसेस से समझना है। मैंने हमेशा से आपको ये बात बताई है कि प्रेजेंट सरकार में इंटेंशन इन लोगों का गलत नहीं होता, लेकिन द वे दे स्पीक वो थोड़ा एक तरीके से, मतलब इतना वियर्ड काइंड ऑफ स्पीकिंग होता है कि उससे मैसेजिंग इतनी खराब जाती है कि वो पूरा हेट्रेड बेस्ड डिबेट बन जाता है। तो आइडिया को समझिए। हमारा बैलेंस्ड व्यू यहाँ पर ये है कि स्टेट मस्ट प्रमोट द इंडस्ट्रियल क्लास, स्टेट मस्ट प्रमोट द सर्विसेज क्लास। इनको प्रमोट करने के लिए एक ऐसा नीति बेस्ड आर्किटेक्चर अपने को लाना है जिससे कि इनके अंदर इंडस्ट्रियल और सर्विसेज क्लास में कंपटीशन हो, ग्रोथ हो, जिसकी वजह से इनका टैक्स रेवेन्यू जो एक तरीके से सरकार को मिले वो बढ़े। और जब सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिले, जो बढ़ता हुआ मिले, उस रेवेन्यू से सरकार जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को इनलार्ज करती रहे और ग्रेजुअली रोटी कपड़ा मकान के बियॉन्ड जाती रहे। और आज की डेट में जैसे वो टॉयलेट प्रोवाइड कर रही है, सड़क प्रोवाइड कर रही है, कल को एजुकेशन और हेल्थ पे भी आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्टेट अपने सामने खड़े होकर ये बात नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो स्टेट पैसे जनरेट करने के लिए पॉलिसी बनाए,
पैसा बनाने वाले सेगमेंट्स को सपोर्ट करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हम कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टेट शुड एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू in the form of higher taxation from industrial and service class. No, state must promote the industrial and service class by giving them a policy architecture that will be beneficial for them to undertake more growth. तो अगर इंडस्ट्रियल क्लास लेट से 5% पे ग्रो कर रहा है तो उसको 15% का ग्रोथ का एस्टिमेट दीजिए। सर्विस क्लास 10 पे कर रहा है तो उसको 20% का ग्रोथ का एस्टिमेट दीजिए। उनके साथ कंसल्टेशन कीजिए, समझिए कि उनके क्या हर्डल्स और इश्यूज हैं और उनका सेंस ऑफ एंगेजमेंट को एनलार्ज कीजिए। और वहाँ से जो रेवेन्यू आता है फिर वो लेके बेसिकली अगर आप इन बेसिक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाएगा कि एक तरीके से वो फ्री बीज दें। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको ये पूरा कल्चर जो पूरा एक डिबेट है ये क्लियर हो गया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक एग्जाम में लिखने के लिए एक बैलेंस्ड ओपिनियन है जिसके बेसिस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के तहत मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव था। थैंक यू सो मच।